गुड इवनिंग, वेलकम इन माय चैनल स्टडी विद खुशी। और आज मैं फंडामेंटल राइट्स का सेकेंड चैप्टर लेके आई हूँ। आप सभी लोग पिछला क्लास देख लीजिएगा अगर नहीं देखे हैं तो, और अगर जो लोग नए हैं मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए, फंडामेंटल राइट्स के बारे में मैं पहले लास्ट क्लासेस में मैंने क्या पढ़ाया था, मैं एक बार आप सभी के लिए फिर से बता देती हूँ। फंडामेंटल राइट्स, इसका जो वर्ड फंडामेंटल राइट्स मीन्स होता है मौलिक अधिकार। मैंने लास्ट क्लास में बताया था, इसलिए मैं एक बार फिर बता रही हूँ। मौलिक अधिकार वर्णन कहाँ से कहाँ तक है, ये मेरा पार्ट 2 है, क्योंकि मैंने पार्ट 1 पढ़ा दिया है। बस थोड़ा सा रिवीजन कर रही हूँ कि मैंने क्या क्या बता दिया है आपको। पार्ट 2 क्योंकि ये किस भाग में वर्णित, पार्ट 2 मतलब मैं दूसरा भाग लेके आई हूँ। मैं जो है दूसरा भाग लेके आई हूँ, जब ना कि इसका वर्णन पार्ट 2 में। इसका वर्णन तो पार्ट 3 में है। आर्टिकल में भी आप सभी को दिखाई दे रहा हो, आर्टिकल 12 से 35 तक। मैंने लास्ट क्लास में आपको समानता का अधिकार बता दिया था। समानता का अधिकार मैंने आप सभी को बता दिया था। इसको मैंने ये भी बताया था कि 14 से 18 तक जो है समानता का अधिकार है। दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार, ये मैं रिवीजन कर रही हूँ थोड़ा सा, जो मतलब कि मैंने क्या क्या पिछले क्लास में आप सभी को बताया था। स्वतंत्रता का अधिकार भी मैंने बता दिया था आप सभी को। इसका वर्णन 19 से 22 तक है। इसके बाद तीसरा अधिकार भी मैंने बताया था आप सभी को पिछले क्लास में, शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसको मैंने बताया था आर्टिकल 23 से 24 तक है। और इसमें क्या क्या है, मैंने इतनी 3 अधिकारों को मैंने बता दिया था। अब हम चलते हैं, इसको मैंने बता दिया था, बस आप सभी के सामने एक बार रिकॉल कर दो। रिवाइज करना बहुत जरूरी होता है। अब चौथा अधिकार आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। जल्दी जल्दी लिख रही हूँ, थोड़ी राइटिंग उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन ठीक है, काम चल जाएगा। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, इसका वर्णन जो है आर्टिकल 25 से 28 तक है। कहाँ तक है? आर्टिकल 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो है आर्टिकल 27। देखिए, ये जो इम्पोर्टेंट है मैं बता दे रही हूँ। आर्टिकल 27 मतलब किसी भी धर्म को अबाध रूप से मानने की स्वतंत्रता। 25वां करना चाहिए। एक्चुअली आर्टिकल 25 है, किसी भी धर्म को अबाध रूप से मानने की स्वतंत्रता। मानने की स्वतंत्रता मतलब किसी भी धर्म को, मतलब भारतवर्ष में कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है, उसकी अपनी इच्छा है, वो जिस भी धर्म को माने और उस धर्म का प्रचार प्रसार भी कर सकता है। जैसे सिख लोग अपने धर्म से संबंधित चीज़ें कर सकते हैं, मुस्लिम अपने धर्म से संबंधित चीज़ें कर सकते हैं, इसमें किसी का भी रोक नहीं होगा। यानी कि किसी भी धर्म को मानना जो है व्यक्ति की स्वतंत्रता है कि वो कौन सा धर्म माने, कौन सा धर्म नहीं माने। अब आर्टिकल नंबर 27 है। इसका मतलब आर्टिकल नंबर 27 में दिया गया है किसी भी
विशिष्ट धर्म के वृद्धि के लिए मतलब उसके बढ़ने के लिए करों की रोक की स्वतंत्रता। देखिए, जैसे कि अकबर के काल में जो राजा हुआ करते थे, वो गैर मुस्लिम हमेशा जो है गैर मुस्लिम होने के नाते कर दिया करते थे। तो वो उन करों का क्या है, आर्टिकल 27 में, कि किसी भी विशेष धर्म के लिए आपको किसी विशेष प्रकार का जो है कर नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, तो उससे क्या है, विशेष प्रकार के करों से रोक है, किसी विशेष प्रकार के कर देने से जो है रोक है। अब आ गए आर्टिकल 28 में। इसमें जो है कि राज्य द्वारा, इसमें कहा गया है कि राज्य द्वारा किसी भी राज्य द्वारा पोषित कोई भी विद्यालय में, किसी भी विद्यालय में या शिक्षण संस्था, देखिए विद्यालय से अच्छा जो है शिक्षण संस्था लेना सही रहेगा। किसी भी शिक्षण संस्थाओं में किसी भी शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा पर रोक। देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि राज्य द्वारा जो भी पोषित विद्यालय, महाविद्यालय, शिक्षण संस्थान है, उसमें किसी विशेष प्रकार का धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी, यानी कि वो सभी धर्मों के लिए समान रूप से जो है अवसर देगा। जो भी विद्यालय होगा, कोई भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो, किसी भी संप्रदाय के हो, उसमें क्या होगा, उसमें प्रवेश को मतलब बाध्य नहीं किया जाएगा, यानी कोई भी प्रवेश ले सकेगा। कोई भी जो है शिक्षण संस्थाओं में, राज्य द्वारा पोषित संस्थाओं में विशेष प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ये हो गया धार्मिक शिक्षा। अब आते हैं संस्कृति और शिक्षा से संबंधित अधिकार। पांचवा अधिकार क्या है, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। इसका मतलब ये विशेष रूप से इसका वर्णन कहाँ से किया गया है, 29 से आर्टिकल 30 तक। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार आर्टिकल 29 से 30 तक वर्णित किया गया है। आर्टिकल 29 से 30 तक। इसमें जो है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की बात की गई है। ये जो आर्टिकल है 29 से 30, इसमें अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की बात की गई है कि अल्पसंख्यक वर्गों को अधिक है। अल्पसंख्यक क्या होता है, अल्पसंख्यक मीन्स, इसका वर्णन तो संविधान में नहीं है, लेकिन अल्पसंख्यक मीन्स ये होता है कि जहाँ पे किसी एक विशेष धर्म का कमी होना, यानी कि जहाँ एक बाहुल्य धर्म हो, जैसे कि भारत हिंदू बाहुल्य देश है, तो यहाँ पे बाकी जो अन्य धर्म है वो अल्पसंख्यक है। तो जिस भी राज्य या जिस भी देश में जो विशेष धर्म की हो, जहाँ पे उनकी कमी हो, यानी कि उनकी संख्या कम हो। देखिए, अल्प मीन्स कम और संख्यक मीन्स संख्या। जिस भी धर्म के लोगों की संख्या कम हो, अल्पसंख्यक उनको अल्पसंख्यक कहा जाता है। यानी ये जो संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार है, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों से संबंधित है। इसमें इनको अधिकार है। आर्टिकल 19 में कहा गया है कि ये अपनी लिपि, भाषा,
सांस्कृतिक धरोहर को सुरक्षित रख सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं। मतलब आर्टिकल 29 से 30 तक अल्पसंख्यक बालों के हितों की ही बात की गई, यानी संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, यानी वो किसी भी अल्पसंख्यक वर्ग किसी भी शिक्षण संस्थाओं में जो है प्रवेश ले सकता है और किसी भी शिक्षण संस्थाओं में उनको प्रवेश का अधिकार है और वो अपने धर्म और अपने जो है वर्ग से संबंधित जो भी लिपि है, भाषा है, सांस्कृतिक धरोहर है, उसे सुरक्षित रखने का उसको अधिकार है। तो इस तरह से हमने आपको सारा आर्टिकल बता दिया। अब जो है एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं, जो है सबसे इम्पोर्टेंट जो है अधिकार है उसका नाम क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आज तक तो मैंने आपको बता दिया संवैधानिक उपचारों का अधिकार। देखिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसके माध्यम से जो है मौलिक अधिकारों की रक्षा की जाती है, मौलिक अधिकारों के दुरुपयोग से संबंधित रिट जो है दायर की जाती है। ये रिट जो है न्यायालय जारी करता है, यानी जब मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा हो तो सर्वोच्च न्यायालय जो है या उच्च न्यायालय जो है, सर्वोच्च न्यायालय आर्टिकल 32 के तहत कौन? सुप्रीम कोर्ट SC तथा आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट जो है 5 प्रकार से रिट जारी करेगा। किस 5 प्रकार से रिट जारी करता है, 5 प्रकार से रिट जारी करता है। मौलिक अधिकार के संरक्षण के लिए न्यायालय जो है सर्वोच्च न्यायालय आर्टिकल 32 के तहत तथा हाई कोर्ट जो है आर्टिकल 226 के तहत 5 प्रकार के रिट जारी करता है। मतलब अगर मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा हो तो सुप्रीम कोर्ट जो है 5 प्रकार से रिट जारी करेगा आर्टिकल 32 के तहत, और जो हाई कोर्ट जब जारी करेगा तो वो आर्टिकल 226 के तहत जारी करेगा। तो ये 5 प्रकार के रिट क्या है मैं वो बता रही हूँ। चलिए, SC मतलब सुप्रीम कोर्ट होता है, HC मतलब हाई कोर्ट। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरा है परमादेश। ये जो रिट है 5 वो मैं आपको बता रही हूँ, परमादेश। तीसरा है उत्प्रेषण। चौथा है प्रतिषेध। और 5वां जो है अधिकार परीक्षा। देखिए पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण है। इस रिट के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट मतलब ये कहता है कि जो भी बंदी बनाए गए व्यक्ति हैं उनको किस वजह से बंदी बनाया गया इस बारे में बताइए और तथा उनको 24 घंटे के अंदर न्यायालय के समक्ष पेश कीजिए। यानी बंदी बनाए गए व्यक्तियों के लिए ये अधिकार है बंदी प्रत्यक्षीकरण। अब वो बंदी बनाया हुआ चाहे वो सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, दोनों के लिए ये जो है रिट जो है मान्य है। अब आता है परमादेश।
परमादेश मतलब ये जो है लोक सेवकों के लिए जारी होता है। ये जो है न्यायालय जो है लोक सेवक देखिए, लोक सेवक क्या होते हैं? सरकारी या कर्मचारी को लोक सेवक कहा जाता है। लोक सेवक जो होते हैं वो सरकारी कर्मचारी होते हैं। यानी परमादेश ऐसा आदेश होता है, परमादेश आदेश, परम आदेश यानी कि परमादेश ऐसा आदेश होता है जो लोक सेवकों के विरुद्ध जारी किया जाता है। कब जारी किया जाता है? जब वो अपना जो उनका कार्य है जिसके लिए उनकी नियुक्ति हुई है, अगर वो कार्य का निर्वहन नहीं कर रहे हैं तो उनके लिए परमादेश जो है जारी किया जाता है। अब आते हैं उत्प्रेषण में। उत्प्रेषण का जो अधिकार है वो न्यायिक व्यक्तियों या न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय, मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, उधर जगह नहीं है बहुत। चलिए, उत्प्रेषण न्यायालय द्वारा जारी की जाती है। न्यायालय इसको जारी करता है। किसको जारी करता है? अधीनस्थ न्यायालय को या न्यायिक व्यक्तियों को। देखिए, न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय को क्या जारी करता है? उत्प्रेषण का अधिकार। उत्प्रेषण का अधिकार ये है कि जो कार्यवाही आपके दायरे के बाहर है उस कार्यवाही को आप ना करें। कोर्ट कहता है कि जो कार्य आपके लिए बने हैं वो कार्य कीजिए, उसके अतिरिक्त अन्य कार्य मत कीजिए। उत्प्रेषण में यही कहा जाता है। यानी कि उत्प्रेषण जो है केवल और केवल न्यायालय और न्यायिक व्यक्तियों के लिए जारी होता है। अब प्रतिषेध क्या होता है? प्रतिषेध मीन्स होता है जहाँ पे जो न्यायालय है, अधीनस्थ न्यायालय है, वो जो है अपने अधिकारों का उसको क्या कहते हैं? दुरुपयोग करता है। अधिकारों का दुरुपयोग करता है तो वहाँ पे प्रतिषेध होता है कि नहीं, आप जो है ये कार्य नहीं कर सकते हैं, आपको ये कार्य नहीं करना है। अधिकारों का दुरुपयोग होता है जहाँ पे अधिकारों का दुरुपयोग, जहाँ पे अधिकारों का जो है दुरुपयोग होता है वहाँ पे क्या होता है? प्रतिषेध न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को जारी किया जाता है। प्रतिषेध जो है, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा है कि जो प्रतिषेध है वो न्यायालय द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालय को जारी किया जाता है। जारी किया जाता है। यानी कि ये जो दोनों हैं, यानी कि उत्प्रेषण और प्रतिषेध, ये दोनों क्या है? न्यायालय एवं न्यायिक व्यक्तियों को ही जारी होता है। न्यायिक व्यक्तियों को मतलब न्यायिक व्यक्तियों के विरुद्ध ही जारी किया जाता है प्रतिषेध और उत्प्रेषण, जो दोनों प्रकार के रीट हैं। अब आता है अधिकार प्रेक्षा। अधिकार प्रेक्षा मतलब ऐसे समझिए, जैसे गाड़ी चला रहे हैं आप, आपको लाइसेंस अनिवार्य है रखना। तो कोई मेडिकल शॉप अगर खोले हैं आप, तो आपको मेडिकल के बारे में डिग्री या मेडिकल के बारे में नॉलेज होना अनिवार्य है। तो वही अधिकार क्या होता है? अधिकार प्रेक्षा। अधिकार प्रेक्षा मतलब आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसके लिए आपके पास उस योग्यता को सुनिश्चित करना अनिवार्य है। तो ये हो गए आपके 5 प्रकार के रीट। यानी न्यायालय जो है 5 प्रकार के रीटों के माध्यम से आपके अधिकारों का संरक्षण करता है। तो चलिए, ये मेरा खत्म हुआ। हाँ, एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर एग्जाम में आता है मौलिक अधिकार से संबंधित, मैं यहाँ आपको डिस्कस कर दे रही हूँ
कि कौन सा अधिकार ऐसा है कि केवल भारतीयों को ही प्राप्त है, भारतीयों को प्राप्त अधिकार। यहां लिख दे रही हूं केवल, केवल भारतीयों को प्राप्त अधिकार, मतलब ये गैर भारतीय को नहीं प्राप्त है। ये हमेशा पूछता है। कितने आर्टिकल है? आर्टिकल नंबर 15, आर्टिकल नंबर 16, आर्टिकल नंबर 19, आर्टिकल नंबर 29 और आर्टिकल नंबर 30। ये जो पांचों राइट्स हैं ये केवल भारतीयों के लिए है, केवल भारतीयों के लिए, भारतीयों के लिए। देखिए, केवल और केवल भारतीयों के लिए कौन से राइट्स हैं? आर्टिकल 15 है, 16 है, 19 है, 29 है, 30 है। एकदम इसको स्टार बना लीजिए ऐसे, ये IMP लिख दीजिए और एकदम स्टार बना लीजिए अच्छे से। ये जरूर ही एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे UPPCS हो, ROARO हो या UPSI हो, तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज मेरा जो है फंडामेंटल राइट का जो चैप्टर है वो खत्म हुआ। अब नेक्स्ट चैप्टर में आपको डायरेक्टिव प्रिंसिपल यानी कि भाग 3 मैंने बता दिया, तो अब मैं भाग 4 नीति, राज्य के नीति निर्देशक, क्योंकि राज्य द्वारा लागू किए जाते हैं, नीति निर्देशक तत्व यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट। नीति, राज्य के नीति निर्देशक, यहाँ मैं राज्य लिख दे रही हूँ, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन भाग 4 आर्टिकल, देखिए जो है 12 से 35 मौलिक अधिकार है, तो 35 के बाद यानी 36 से 51 क्या है? नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है, यानी भाग 4 36 से 51 नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है। और ये इसका जो उद्देश्य होता है नीति निर्देशक तत्वों का, वो होता है कल्याणकारी राज्य की स्थापना, कल्याणकारी राज्य की स्थापना। यानी अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए है, तो क्या हो जाएगा? नीति, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का जो वो है उद्देश्य है वो कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए है। तो मैं ये जो चैप्टर है मैं आपको नेक्स्ट क्लास में मतलब बताऊंगी, और जो मैंने अभी जितना भी बताया है उसको आप अच्छे से नोट्स बनाते चलिए और अच्छे से और ईमानदारी से पढ़िए। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं जल्दी से आपका चैप्टर जो है पॉलिटिकल साइंस ख़त्म करूँ, ताकि मैं नेक्स्ट सब्जेक्ट लेकर आऊँ। तो आप लोग भी वही उत्सुकता दिखाइए, वही उत्साह दिखाइए, ताकि मैं भी उत्साहित हो पाऊँ। अगर आप इसको देखेंगे और इसका जो है इसको देखेंगे, नोट्स बनाएंगे और शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, तो मुझे कहीं ना कहीं इससे जो है मोटिवेशन मिलता है और मैं और अच्छे से और अच्छे कंटेंट आपके लिए लेके आऊँगी। तो थैंक यू एंड बाय बाय।